हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चंद्रमा चंद्रमा के बारे में, मून के बारे में, उसकी हिस्ट्री, उसका इवोल्यूशन, इन सब के बारे में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अपोलो 11 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, तीनों के बारे में बताने वाला हूं। यह भी बताऊंगा चंद्रयान 2 का फेल्योर क्यों हुआ और चंद्रयान 3 क्यों सक्सेसफुल हुआ और भारत कैसे साउथ पोल पर पहुंचने वाला सबसे पहला देश बन गया और चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया। इन सभी बातों को, इन सभी जानकारियों को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ मून। मून की हिस्ट्री मींस इवोल्यूशन ऑफ मून। देखिए, इवोल्यूशन ऑफ मून पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे स्पेस में जब पृथ्वी का ओरिजिन हुआ था, जब अर्थ का ओरिजिन हुआ था, वो अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था अर्थ का ओरिजिन। तो उस टाइम पे स्पेस में बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स, बहुत सारा डेब्रिस फैला हुआ था। तो सभी आपस में कोलाइड कर रहे थे, कोई किसी का कोलिजन किसी के साथ हो रहा था, किसी का कोलिजन किसी के साथ हो रहा था। तो जब ब्रह्मांड की रचना हुई, जब सोलर सिस्टम की रचना हुई, जब सोलर सिस्टम बना, उस समय अर्थ भी बनी, ठीक है। लेकिन जब सोलर सिस्टम बन रहा था तो अर्थ के पास एक बहुत बड़ा मार्स के साइज का एक सेलेस्टियल बॉडी थी। मार्स मतलब मंगल ग्रह के साइज की, बल्कि उससे बड़ी एक सेलेस्टियल बॉडी थी स्पेस में। एक सेलेस्टियल बॉडी थी अराउंड 4.44 बिलियन ईयर्स एगो, एक सेलेस्टियल बॉडी थी जो अर्थ से टकराई। वो सेलेस्टियल बॉडी अर्थ से टकराई। उस सेलेस्टियल बॉडी को नाम दिया गया था थिया। बेसिकली जब मून के इवोल्यूशन की बात आती है तो उसकी हाइपोथेसिस को जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस कहा गया। जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस में सारी बातें बताई गई है, ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि कैसे कैसे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। कैसे हुई? एक बहुत बड़ी सेलेस्टियल बॉडी थी जिसका नाम था थिए। जिसका नाम क्या था? थिए। कभी कभी उसे थिया भी बोल देते हैं, थिए भी बोल देते हैं। तो उसका नाम वो था। वो मार्स से ज्यादा बड़े साइज की थी, वो अर्थ से टकराई। देखिए, जैसे थिए है, ये थिया है, ये अर्थ है, ये आपस में टकराए। तो जब ये टकराए तो अर्थ से कुछ डेब्रिस बाहर निकला, थिया से भी कुछ डेब्रिस बाहर निकला और ये सब स्पेस में फैल गया। क्योंकि अर्थ से टूटा हुआ डेब्रिस था, सीधी सी बात है। अर्थ से टूटा हुआ डेब्रिस था तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में तो रहेगा वो, ऑब्वियस सी बात है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में तो रहेगा। समय के साथ साथ जो डेब्रिस था, जो स्पेस में इजेक्ट हो गया था अर्थ से निकल के, समय के साथ साथ वो सारा डेब्रिस एक जगह इकट्ठा होने लगा। सारा का सारा डेब्रिस एक जगह इकट्ठा होने लगा। वो सारा का सारा डेब्रिस जब एक जगह इकट्ठा हो गया तो उसने किसका रूप ले लिया? उसने रूप ले लिया मून का, चंद्रमा का रूप ले लिया उसने। एक चंद्रमा बन गया, चंद्रमा। देखिए कैसे, देखिए जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें मून, ओरिजिन ऑफ मून। इसके लिए कौन सी हाइपोथेसिस दी गई? इसके लिए हाइपोथेसिस दी गई जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस। जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस दी गई। इसके लिए ध्यान रखना, जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस। इसमें क्या कहा गया कि स्पेस में एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट था। स्पेस में एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट था। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, स्पेस में एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट था जिसका नाम क्या था? थिया। जिसका नाम था थिया। ध्यान रखना, वो उसका कोलिजन होता है किसके साथ? यंग अर्थ के साथ।
कोलिजन होता है उसका, कोलिजन, कोलिजन होता है उसका यंग अर्थ के साथ, यंग अर्थ के साथ उसका कोलिजन होता है। ध्यान रखना। देखिए जैसे वो जो थिया है ये किसके इक्वल था, मार्स, मार्स के साइज का था, मार्स के साइज का, ठीक है ना, मार्स, मंगल, मंगल ग्रह, मंगल ग्रह उसके साइज का था। ध्यान रखना है ये मार्स के साइज का था। देखिए ये वो ऑब्जेक्ट है और ये अर्थ है, ये थिया है, क्या है ये थिया, और ये अर्थ है। तो ये इससे टकराता है, इससे टकराता है। ये टकराने की वजह से, इंपैक्ट की वजह से क्या होता है कि इससे बहुत सारा डेब्रिस बाहर निकल जाता है, बहुत सारा डेब्रिस, डेब्रिस इजेक्टेड इनटू द स्पेस, ब्रह्मांड में फैल जाता है, उससे निकला हुआ सारा डेब्रिस ब्रह्मांड में फैल जाता है। ध्यान दीजिए। देखिए इससे जो डेब्रिस, मैं अर्थ के डेब्रिस की बात कर रहा हूं, इससे टकराने से जो डेब्रिस बाहर निकला वो ब्रह्मांड में फैल जाता है। क्यों? फिर मैंने ऐसे क्यों बोला कि अर्थ का डेब्रिस, मैंने इसलिए बोला क्योंकि इससे निकला हुआ डेब्रिस ही इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में रहेगा। डेब्रिस जो निकला था इजेक्ट हो जाता है इससे, और जो डेब्रिस निकला था वो डेब्रिस क्या हो जाता है, इकट्ठा होने लगता है। डेब्रिस कॉलेज टू फॉर्म डेब्रिस, कॉलेज टू फॉर्म मून। अब ये चंद्रमा का रूप धारण कर लेता है। ध्यान रखना, अब ये चंद्रमा का रूप धारण कर लेता है। इस बात का ध्यान रखना कि ये सारा डेब्रिस इकट्ठा हो जाता है, छोटे छोटे डेब्रिस, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये सभी आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा एक मून बना लेते हैं। ये मून है, मून है जो किसके ग्रेविटेशनल फील्ड में रहता है, अर्थ के, जो अर्थ के ग्रेविटी में रहता है, अर्थ की, और इसके चारों ओर ये चक्कर लगाता है और खुद भी रोटेट करता रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी अब ये। अब अर्थ के कंपोजिशन, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी सरफेस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिक्टेट कर देता हूं, बता देता हूं कि कैसे कैसे क्या है। जब हमारा मून बना था, मून बना था, तो मून की जो सरफेस थी, अर्थ थी, वो बहुत ज्यादा, सरफेस जो थी, जो उसकी ऊपर की स्ट्रक्चर थी, वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल थी, बहुत ज्यादा वोलेटाइल। वोलेटाइल किस वजह से थी वो? क्योंकि वहां पे एक्टिव वोल्केनिसिटी हो रही थी, एक्टिव वोल्केनिज्म बहुत ज्यादा था, वोल्केनिज्म बहुत ज्यादा एक्टिव था वहां पे, जिसकी वजह से जब वोल्केनिज्म होता है, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो लावा जो निकलता है, जो अंदर से लावा निकलता है, वो चारों तरफ मून पे उसकी सरफेस पे फैल जाता है, वो धीरे धीरे फैल जाता है। ठीक है, जो वो लावा निकलता है, फैलता है, वो बेसिकली होता है बेसाल्टिक लावा। बेसाल्टिक लावा वो होता है, बेसाल्टिक लावा बहुत ज्यादा कठोर होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। जैसे कि हमारी अर्थ के बारे में बता दूं, अर्थ, जो हमारा अर्थ का लिथोस्फीयर है, जो हमारे अर्थ पे दो प्रकार का लावा पाया जाता है, दो प्रकार का, एक होता है बेसाल्टिक, एक होता है ग्रेनाइटिक। हमारी जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है उस पर पाया जाता है ग्रेनाइट, और जो हमारा ओशियनिक पार्ट है उस पर पाया जाता है बेसाल्टिक, और ये डार्क कलर का होता है। इसी तरह मून का, मून पे क्या है कि वोल्केनिक इरप्शन हुआ, वोल्केनिक इरप्शन होने की वजह से जब उस पर वोल्केनिक, तो लावा फैल गया, मैग्मा सारा का सारा फैल गया। वो कैसे कलर का था? डार्क। जब पता चला तो बेसाल्टिक लावा था, बेसाल्टिक लावा था। ठीक है, तो इस तरह मून की सरफेस पे जो सारा का सारा प्लेन था, जो प्लेन था पूरा का पूरा, जो इस लावा से बना हुआ था, बेसाल्टिक लावा से, इसे बोला गया था मारिया। क्या बोला गया था इसे? मारिया। मारिया डार्क पैचेस थे। जब हम देखते हैं, जब हम अर्थ से चंद्रमा की तरफ देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई देते हैं? डार्क पैचेस और हाईलैंड्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो मारिया है वे डार्क पैचेस थे, जो मून की सरफेस पर बेसाल्टिक लावा के बने हुए थे। देखिए, अब मैं आपको उसकी कंपोजिशन,
उसकी मून सरफेस, लूनर सरफेस की बारे में बताऊंगा। लूनर सरफेस देखिए कैसी होती है। एक्टिव वोल्केनिसिटी, एक्टिव वोल्केनिसिटी, ठीक है ना, जिसकी वजह से, एक्टिव वोल्केनिसिटी की वजह से क्या होता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे लावा जो है वो बेसाल्टिक लावा, एक्टिव वोल्केनिसिटी की वजह से वहां पे बेसाल्टिक लावा, बेसाल्टिक लावा फैल जाता है वहां पे, ठीक है ना। और उसकी वजह से जिस प्लेन का, उस लावा के फैलने की जिस प्लेन का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ लूनर, लूनर्स प्लेन, उस प्लेन को हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना, मारिया, उसे कहते हैं मारिया। क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, फिर आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा, कुछ नहीं पता, इसलिए ये मत सोचना कि एक बार आ गया फिर कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन आ चुका है, मारिया, उसे बोलते हैं मारिया, ठीक है ना। वो लो जो लावा फैलता है उसे बोलते हैं मारिया। अब वो कैसे कलर का होता है देखिए, क्योंकि बेसाल्टिक है तो डार्क कलर का होगा, डार्क, डार्क इन कलर, डार्क पैचेस, डार्क पैचेस होते हैं, धब्बे होते हैं, डार्क, गहरे, डार्क पैचेस, डार्क पैचेस होते हैं, ध्यान रखना इन बातों का, डार्क पैचेस होते हैं, ठीक है ना। और ये सब किसकी वजह से होते हैं, बेसाल्टिक लावा की वजह से। अब देखिए, अब मून है, मून का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है बहुत कम है, उसका एटमॉस्फेयर बहुत थिन एटमॉस्फेयर है, ग्रेविटेशनल फील्ड कम होने की वजह से उसका एटमॉस्फेयर भी थिन है, इसलिए वहां पर एस्ट्रॉइड्स के, मेटियोर्स के, मेट्राइट्स के कोलिजन होते रहते हैं, मेटियोर्स के, मेट्राइट्स के, इन सब का कोलिजन वहां पे होता रहता है, ठीक है। तो इनके जैसे, भाई मून है, मून से एस्ट्रॉइड टकराया, मेटियोर टकराया, कोमेट टकराया, मेट्राइट टकराया, तो इससे वहां पे क्रेटर्स का निर्माण होता है। क्रेटर्स मतलब गहरे गहरे गड्ढे, बहुत गहरे गहरे गड्ढे, इनका निर्माण होता है। उनमें से एक सबसे फेमस गहरा गड्ढा है जिस पर अपोलो 11 उतरा था, उसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से भी जानते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अपनी वीडियो में, ठीक है। तो वहां पे गहरे गहरे गड्ढे बनते हैं, जिससे उसकी जो सरफेस है, देखिए जैसे हम किसी चीज पर, किसी सरफेस पर हैमर, हैमर हथौड़ा मारे तो क्या होता है, वो सरफेस लूज हो जाती है। क्यों लूज हो जाती है, क्योंकि वो सरफेस उस लेयर को छोड़ देती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, लूज हो जाती है, लूज हो जाती है। इसी वजह से जब एस्ट्रॉइड या मेटियोर या कोमेट मून की सरफेस पर टकराए, मून की सरफेस पर टकराए, तो वो जो सरफेस थी वो लूज हो गई, लूज हो गई और वो डिसइंटीग्रेट हो गई। तो उस लूज सरफेस को क्या बोला गया, उस लूज सरफेस को बोला गया रिगोलिथ, उस लूज सरफेस को बोला गया रिगोलिथ, ठीक है ना। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखिए क्रेटर्स, कोलिजन ऑफ एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, मेट्रॉइड्स ऑन मून्स सरफेस, ध्यान रखना, ठीक है ना। मून की सरफेस पर इनका टकराना क्या होता है, किस चीज की फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ क्रेटर्स, ध्यान रखना, क्रेटर्स का निर्माण होता है, जिससे गहरे गहरे गड्ढों का निर्माण होता है, क्रेटर्स का निर्माण होता है जिसकी वजह से, ठीक है। और जब उस पर टकराते हैं, गड्ढे तो बन गए, अब आसपास की जो प्लेन है वो भी तो लूज हो जाएगी, उसकी जो सरफेस है, वो जो उसकी सोयल है, जो भी है वो सब लूज हो जाएगी, उसकी ऊपर की सरफेस वे सब लूज हो जाएगी, लूज सरफेस, सरफेस लूज, डिस इंटीग्रेशन ऑफ लूनर सरफेस, लूनर सरफेस डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। तो फॉर्मेशन किसका फॉर्मेशन होता है, फिर उसे क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ
जिस डस्ट का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ डस्ट, फॉर्मेशन ऑफ डस्ट, उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, फिर आएगा और आता रहेगा, ध्यान रखना। उसे कहा गया रिगोलिथ। अभी मैं इसकी इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा, रिगोलिथ की इंपॉर्टेंस क्या है, मैं ये भी बताने वाला हूं। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि रिगोलिथ की इंपॉर्टेंस है क्या। पूछो क्या है? देखिए इसकी इंपॉर्टेंस ये है, जब अपोलो 11 गया था चंद्रमा पे, तो किस डस्ट के सैंपल लेके आया था? रिगोलिथ के ही सैंपल लेके आया था अपने पास, अपने साथ। जब पृथ्वी पर वापस लौटा था तो अपने साथ रिगोलिथ के ही सैंपल लेके आया था, जिससे हमें पता चला था अर्थ, इसकी मून की इंपॉर्टेंस और उसकी हिस्ट्री का पता चला था, और उसके कंपोजिशन के बारे में हम पता लगा पाए थे कि ये मून में होता है। ठीक है ना? तो ये रिगोलिथ इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना, पढ़ देना। ठीक है, ये बात हुई। मैं थोड़ा सा इसका ये भी बता दूं रेफरेंस के लिए, थोड़ा सा अपोलो 11 का रेफरेंस दे देता हूं इसके लिए मैं। अपोलो 11, ध्यान रखना, अपोलो 11 collected the sample of regolith, ध्यान रखना, regolith, collected the sample of regolith। ठीक है ना? to get the information about the moon structure, about the moon's structure, history and composition। ध्यान रखना, ये आया हुआ है एग्जाम में 2007 में। ठीक है ना? तो ये याद रख लेना। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिगोलिथ। ठीक है ना? इसे आप उतार लीजिए और इसे याद कर लेना। ठीक है ना? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए या फिर इसे मेरे साथ साथ उतार लीजिए। ठीक है ना? अब हम अर्थ और मून दोनों के रेस्पेक्ट में कुछ फैक्चुअल बातों को हम पढ़ेंगे। जो फैक्चुअल टर्म्स है, जो फैक्चुअल थोड़े से पॉइंट्स है, उनको हम पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको बताता हूं। हमें पता है कि जो हमारा मून है, हम यहां पे, मैं थोड़ा लिख देता हूं मून, और यहां पे लिख देता हूं मैं अर्थ। यहां पे अर्थ लिख देता हूं मैं। देखिए ध्यान से देखना। देखिए फर्स्ट पॉइंट, मून का डायमीटर कितना है? डायमीटर मून का कितना है? 3474 3474 किलोमीटर। वहीं पे अर्थ का कितना है? अर्थ का डायमीटर कितना है? 127। देखिए अर्थ का डायमीटर कितना है? अर्थ का वहीं पर 12724। ठीक है ना? ये इतना है इसका अर्थ का डायमीटर। वहीं पर ग्रेविटी की बात करें, अगर हम ग्रेविटी की बात करें, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, ग्रेविटी की, तो अर्थ की 1/6 है। अगर अर्थ की 1 है तो मून की उसकी 1/6 है। ठीक है ना? जब हमने डायमीटर की बात कर ली और हमने ग्रेविटी की बात कर ली, तो इसका मतलब अर्थ के अंदर कितने मून आ सकते हैं? मतलब कि इसका जो साइज है, साइज कितना है? 1/4 ऑफ अर्थ। 1/4 ऑफ अर्थ। इसका मतलब अर्थ के अंदर कितने मून समा सकते हैं? अर्थ के अंदर 50, अराउंड 50 मून्स अर्थ के अंदर समा सकते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है? अब बात करते हैं इसके अगला।
नो एटमॉस्फेयर, इस पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, नो एटमॉस्फेयर, और हैविंग थिन लेयर, बहुत पतली लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से देखो मैंने अभी बताया था, अभी मैं पहले बताया था, जिसकी वजह से इस पे बहुत ज्यादा क्रेटर्स बनते हैं, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। क्योंकि जब कोई मेट्रॉइड अर्थ पे आता है तो एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन के कारण वो जल जाता है, ठीक है ना, और वो अर्थ पे उस तरह का इंपैक्ट नहीं डाल पाता जो यहां पे डालता है, यहां पे गहरे गहरे क्रेटर्स बना देता है। तो क्योंकि यहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, पहला तो कारण ये एटमॉस्फेयर नहीं है। दूसरा क्या कारण है एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? लो ग्रेविटी, बहुत कम ग्रेविटी के कारण, ठीक है ना। और यहां पे तो हमें पता ही है कि हैव एटमॉस्फेयर, अच्छा खासा एटमॉस्फेयर है, हमें पता ही है, ठीक है ना। तो यहां पे एटमॉस्फेयर है। ये बात हो गई थोड़ी, जो मैंने जनरलाइज किया मून और अर्थ को। अब इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी भी है, देखिए अर्थ भी सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, और मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है। लेकिन जब अर्थ, देखिए ये सन है, अर्थ इसके चारों ओर रिवॉल्व करती है, ठीक है, इसके चारों ओर रिवॉल्व करती है। अब सपोज करो ये अर्थ है, ये मून है, मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, तो इनडायरेक्टली मून भी सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। ये बात ध्यान रखना, मून भी सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। अब देखिए मैं आपको ये कुछ टर्म्स है वे बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वे एग्जाम में आ चुकी है और पूछी जाती है। देखिए अगर हम ये मान ले कि हमारी अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, हमारी अर्थ स्टैटिक पोजीशन में अगर हम ये मान ले, और ये हमारा मून है, तो मून अर्थ के चारों ओर कितने टाइम में रिवॉल्व कर जाएगा? 27.3 डेज में। अगर अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है तो मून टाइम लेता है 27.3 डेज। लेकिन सुनिए, लेकिन हमारी अर्थ भी तो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है। अगर जितने 27.3 दिनों में अगर ये इतना रोटेट करता है तो हमारी अर्थ भी तो इतनी बढ़ जाएगी, 2 दिन एक्स्ट्रा। तो इसलिए सन के रिवॉल्यूशन की वजह से जो मून का रिवॉल्यूशन टाइम होता है, रिवॉल्विंग टाइम होता है, 29.5 डेज हो जाता है। देखिए फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, कितना टाइम पीरियड? 27.3 डेज। 27.3 डेज पहली कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन अर्थ इज सपोज्ड टू बी अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना। तो लेकिन अब जो ये 27.3 डे है, इन्हें एक टर्म दी गई है। इन्हें क्या कहा गया है 27.3 डे को? इन्हें कहा गया है साइड रियल मंथ। इन्हें क्या कहा गया? साइड रियल मंथ। याद रखना, एग्जाम में आया हुआ, इसीलिए मैं इसे अलग से पढ़ा रहा हूं, साइड रियल मंथ, साइड रियल मंथ, ध्यान रखना। दूसरी कंडीशन क्या आती है? दूसरी कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ एंड सन। ये कितना है? ये है 29.5 डेज, ध्यान रखना।
इसे ये कितना बन जाता है, 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 29.5 डेज। और इसे क्या बोलते हैं, सिनॉप्टिक मंथ, ध्यान रखना, सिनॉप्टिक मंथ, इसे बोलते हैं सिनॉप्टिक मंथ। क्या बोलते हैं, सिनॉप्टिक मंथ, इसे बोलते हैं हम सिनॉप्टिक मंथ। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अर्थ के बारे में, मून के बारे में आगे बढ़ते हैं और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स, जैसे कि न्यू मून, फुल मून, पेरिजी, एपोजी। वैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पेरिजी और एपोजी के बारे में पढ़ाया था, लेकिन मैं इसमें भी आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। लेकिन आप ये याद रखना, सिनॉप्टिक मून, साइडरियल मून, ये सब होते क्या है, रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ एंड सन, सन के रिवोल्यूशन के कारण, जब अर्थ सन के चारों रिवोल्व करती है उसके कारण 2 दिन बढ़ जाते, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप मेरे साथ उतार लिया कीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा उससे आपको समझ में आएगी। देखिए, हमें पता है कि न्यू मून क्या होता है, जब अर्थ से हम चंद्रमा को देखते हैं तो वो इनविजिबल होता है, वो होता है न्यू मून, जब हमें अर्थ से चंद्रमा दिखाई नहीं देता। एक होता है फुल मून, जिसे हम पूर्णिमा बोलते हैं, जब हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। लेकिन इससे पहले अर्थ, क्योंकि हमें पता है कि मून अर्थ के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ पर रिवॉल्व करता है। देखिए, मून रिवॉल्व्स इन इलिप्टिकल पाथ, ध्यान रखना, इलिप्टिकल पाथ पर रिवॉल्व करता है, इलिप्टिकल पाथ पर रिवॉल्व करता है। तो इसलिए जब कोई वस्तु किसी वस्तु के चारों इलिप्टिकल पाथ पर जाएगी तो एक पॉइंट उसका ऐसा होगा जो दूसरी वस्तु के क्लोज होगा, ठीक है ना। इसी तरह अर्थ का है, अर्थ और मून के रेस्पेक्ट में। देखिए, ये अर्थ है और ये इलिप्टिकल पाथ पर कौन रोटेट कर रहा है, मून। सपोज कीजिए ये मून है, मून यहां पे है, मून यहां पे है और मून यहां पे है। सपोज कीजिए ये अर्थ है हमारी, ये मून है, ठीक है ना, ये है मून, ध्यान रखना। अब जो सन और मून और अर्थ का नियरेस्ट पॉइंट होगा, नियरेस्ट क्लोजेस्ट पॉइंट होगा, वो क्या होगा, पेरिजी। क्लोजेस्ट पॉइंट जो होगा वो होगा पेरिजी, वो ये है क्लोजेस्ट पॉइंट, ठीक है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये होगा पेरिजी, पेरिजी, ठीक है ना, याद रखना, वो होगा पेरिजी, जो नियरेस्ट पॉइंट होगा सन का अर्थ से। जो भी नियरेस्ट पॉइंट होगा उसे हम बोलेंगे पेरिजी। पेरिजी का मतलब होता है उपभू, ध्यान रखना, हिंदी में इसे बोलते हैं उपभू, उपभू, ठीक है ना। और जो भी फारदेस्ट पॉइंट होगा, जो भी फारदेस्ट पॉइंट होगा सन का, वो क्या होगा, एपोजी। इसे क्या बोलते हैं, अपभू, उसे उपभू बोलते हैं, इसे अपभू बोलते हैं, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको डिस्टेंस बता देता हूं पेरिजी का कितना होता है। पेरिजी का डिस्टेंस होता है 3,62,570 किलोमीटर। पेरिजी, पेरिजी का जो डिस्टेंस है 362,572 किलोमीटर, मतलब कि ये इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है, इतना मिनिमम डिस्टेंस होता है दोनों के बीच का, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है ना। ये इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है। ये कंडीशन कितनी बार मैं आपको आगे बताऊंगा, जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि ये कंडीशन ही बनती है हमारे सुपरमून की, जब हमें सुपरमून अर्थ से देखने पर नॉर्मल मून से 14% एक्स्ट्रा दिखाई पड़ता है, 14%, और 35% वो ज्यादा ब्राइट दिखाई पड़ता है। वो कंडीशन यही होती है, वो ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसकी एपोजी, एपोजी क्योंकि फारदेस्ट पॉइंट है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है इनके बीच में,
405 410 इनके बीच में हो सकता है। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना? 405 410, 4,05,410 किलोमीटर। अब ये इसका सबसे ज्यादा हो गया भाई, हाईएस्ट डिस्टेंस हो गया, ये मिनिमम डिस्टेंस हो गया। अब इनका एवरेज डिस्टेंस भी होता है भाई, एवरेज डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा ही। अगर हम एवरेज डिस्टेंस की बात करें, कुछ ना कुछ तो एवरेज डिस्टेंस होगा ही। तो एवरेज डिस्टेंस कितना हो सकता है इनका? एवरेज डिस्टेंस होता है इनका 384। एवरेज डिस्टेंस होता है 384 400 किलोमीटर। अगर देखा जाए 384 400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये इसका हाईएस्ट डिस्टेंस है 40,05,410। ये इसका हाईएस्ट है 3,62,572, ठीक है ना। और ये 3,84,400 किलोमीटर, ये 4,05,410 किलोमीटर। तो ये सारे आप ये याद कर लेना, इनका एवरेज डिस्टेंस है। अब हम पढ़ेंगे फेजेस, फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। अब हम फेजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, फेजेस ऑफ मून, ठीक है। देखिए मून के क्या क्या फेजेस हो सकते हैं। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि भाई अमावस्या की रात पे बिल्कुल एकदम अंधेरा छाया रहता है, फिर धीरे 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 एक क्वार्टर होता है पूरा, उसमें हल्का सा मून दिखाई देता है। दूसरा क्वार्टर होता है उसमें हाफ मून दिखाई देता है। तीसरा क्वार्टर फिर वो फुल मून, फिर चौथा क्वार्टर फिर हल्का सा। तो इस तरह एक पूरा का पूरा फेज होता है इसका, फेज मून का। नीचे से स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का एक फेज होता है। वो फेज क्या होता है देखिए यहां पे, फेजेस ऑफ मून। देखिए देखिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये क्या है? हमारी अर्थ। इसके चारों ओर मून रिवॉल्व करता है ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है। जब मून अर्थ और सन के बीच में होता है, जब मून अर्थ और सन के बीच में होता है, सपोज करो ये हमारा यहां पे इस तरह सन है, ये सन है, याद रखना ये सन है। जब मून अर्थ और सन के बीच में होता है तो वो कंडीशन होती है न्यू मून की। क्यों होती है? देखिए जैसे मान लो न्यू मून की कंडीशन, ये सन है, ये मून है और ये पीछे अर्थ है। तो इसकी सारी की सारी जितनी भी वो इसके इस हिस्से पे आएगी, इस वाले पे। और ये जो अर्थ की साइड से हम देखेंगे, जो हम अर्थ की साइड से देखेंगे उस पे सिर्फ हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा, ठीक है ना। इस वजह से जो ये मून है, ये यहाँ पे जो मून है, ये वाला जो मून है, ये मून ये एकदम डार्क होगा। न्यू मून, ये न्यू मून की कंडीशन होती है, ध्यान रखना। ये होती है न्यू मून की कंडीशन, न्यू मून की कंडीशन। और ये इनविजिबल होगा, डार्क होगा, बिल्कुल मतलब दिखाई नहीं देगा। एक तरह से समझ लो दिखाई नहीं देगा, ये न्यू मून होगा। ये इनविजिबल होगा, ध्यान रखना, इनविजिबल। क्योंकि अब ये ऐसे रोटेट कर रहा है, फिर ये नीचे आएगा तो कुछ इसका दिखाई देगा हल्का सा, उसे बोलते हैं वैक्सिंग क्रिसेंट। ये नीचे आता है, फिर नीचे आएगा ऐसे, तो यहां पे ये हल्का सा दिखाई देगा, इतना। ये सारा डार्क होगा और ये इतना हमें दिखाई देगा, ये वैक्सिंग क्रिसेंट। ये न्यू मून की कंडीशन है और ये कंडीशन कौन सी है? वैक्सिंग क्रिसेंट, ध्यान रखना, वैक्सिंग क्रिसेंट। क्योंकि हमें ये इतना दिखाई, ये क्रिसेंट है, ये हमें इतना, ये हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। वैक्सिंग क्रिसेंट, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएगा
तो ये क्योंकि अब हमें दिखाई देगा, यहाँ पे बिल्कुल एकदम डार्क शेडो थी, यहाँ पे हमें हल्का हल्का ये दिखाई देगा। अब एक क्वार्टर पूरा हो जाता है, यहाँ पे एक क्वार्टर पूरा हो जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा मून बना दिया, अर्थ के बराबर ही, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे ये एक क्वार्टर बाद हमें आधा मून दिखाई देगा। ये एक क्वार्टर हो गया, यहां से ये एक क्वार्टर है, पूरा का पूरा एक क्वार्टर है। जब इस क्वार्टर में आते इसे बोलते हैं वैक्सिंग क्वार्टर। क्या बोलते हैं इसे? वैक्सिंग क्वार्टर, वैक्सिंग वैक्सिंग क्वार्टर। तो इसमें हमें हाफ मून दिखाई देता है, हाफ मून, इसमें हमें हाफ मून दिखाई देगा, इसमें हमें हाफ मून दिखाई देगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर यहां पे आते हैं, फिर यहां पे क्योंकि ऐसे रोटेट कर रहा है, तो अब यहां पे आते हैं। अब हम सेकंड क्वार्टर में एंटर कर जाते हैं, सेकंड क्वार्टर में एंटर कर चुके हैं अब हमें मून कुछ इस तरह का दिखाई देगा, मतलब कि हम आधे से ज्यादा मून अब हमें ब्राइट दिखाई देगा। अब हमें पूरा ये ब्राइट दिख रहा है, ये हमें ब्राइट दिख रहा है पूरा पूरा। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? वैक्सिंग गिबस। इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं वैक्सिंग गिबस। देखिए ये क्या है? वैक्सिंग गिबस। याद रखना, नाम आते हैं इसलिए मैं ये बता रहा हूं, ठीक है ना। अब हम सेकंड क्वार्टर में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद ये पूरा, जब अर्थ मून और सन के बीच में आ जाती है तो वो कंडीशन बनती है फुल मून की। अब हमें पूरा का पूरा चंद्रमा अब हमें फुल ब्राइट फॉर्म में दिखेगा, फुल ब्राइट फॉर्म में। पूरा चंद्रमा हमें फुल ब्राइट फॉर्म में अब दिखने वाला है। मैं इसे गोल नहीं बना पा रहा हूं, बार बार इसे रफ कर रहा हूं और फिर बना रहा हूं, लेकिन इस बार गोल बना देंगे। लीजिए, अब हमें पूरा चंद्रमा पूरी ब्राइट फॉर्म में दिखाई दे रहा है। देखिए पूरा फुल, इसे बोलते हैं कंडीशन को फुल मून की कंडीशन। फुल मून, ये फुल मून की कंडीशन है, इसमें हमें पूरा चंद्रमा पूरा मून ब्राइट नजर आ रहा है, फुल मून। ये फुल मून की कंडीशन है, क्योंकि ऐसे जा रहे हैं, यहां पे आ गए। अब हमारे दो क्वार्टर पूरे हो चुके, एक क्वार्टर ये, एक क्वार्टर ये। अब हम फिर से अब हम मूव कर जाएंगे कौन से क्वार्टर में? थर्ड क्वार्टर में। अब हम थर्ड क्वार्टर में मूव कर जाएंगे। देखिए अब हम यहां आ गए। अब हमारा मून फिर से छिपना स्टार्ट करेगा। भैया तो फिर छिपना, थोड़ा थोड़ा फिर छिपेगा। अब हमें क्योंकि ये पार्ट है तो अब ये थोड़ा थोड़ा फिर छिपेगा। तो अब इसकी जो कंडीशन होगी ये होगी यहाँ पे। ये भी, ये कौन सी कंडीशन होगी? क्योंकि अब छिप रहा है, देखो ये उग रहा था, ये उग रहा था, ये छिप रहा है, तो इसे बोलते हैं हम वैनिंग, वैनिंग गिबस। ध्यान रखना, ये वैनिंग फेज होगा पूरा का पूरा, और ये वैक्सिंग फेज होगा। उगने वाला वैक्सिंग फेज, छिपने वाला वैनिंग फेज। ध्यान रखना, उगने वाला वैक्सिंग फेज और छिपने वाला, डूबने वाला वैनिंग फेज। ये बात ध्यान रखना। ये कौन सा होगा? वैनिंग गिबस। यहां पे इतना हमें चंद्रमा अब दिखाई देगा। अब हम आ चुके हैं इसमें। अब हमें ये कैसे दिखाई देगा? हाफ, फिर से हाफ दिखाई देगा। अब हमें फिर से ये हमें हाफ दिखाई देगा। ये कौन सा क्वार्टर हो जाएगा? वैनिंग क्वार्टर। ध्यान रखना, यहां पे हमें फिर से हाफ दिखाई देगा। ये है वैनिंग क्वार्टर। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैनिंग क्वार्टर। ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ये यहां पे आ गया। अब देखिए ऐसे रोटेट कर रहा है यहां से, फिर ये ऐसे चला गया। अब ये फिर यहां आ जाएगा, अब ये आ जाएगा। तो ये अब हमें कैसा दिखाई देगा? अब हमें ऐसा, फिर से ऐसा, लेकिन इस बार हमें ये यहां से ऐसा दिखाई देगा। ये सारा, ठीक है ना, यहां से ऐसा दिखाई देगा। तो ये कौन सा है? ये कौन सा होगा? ये होगा वैक्सिंग क्रिसेंट। ये कौन सा था? ये कौन सा था? वैक्सिंग क्रिसेंट। और ये वैनिंग क्रिसेंट। ये होगा वैनिंग क्रिसेंट।
ध्यान रखना, ये होगा वेनिंग क्रिसेंट, ठीक है ना। तो ये हमारे इस तरह एक क्वार्टर ये हमारा, एक क्वार्टर ये हमारा, एक क्वार्टर ये हमारा और एक क्वार्टर ये, 1 2 3 4 क्वार्टर हमारे इस तरह 29.5 डेज में डिवाइड किए जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं हर पहली या दूसरी तारीख को न्यू मून बोलते हैं, और सॉरी फर्स्ट को या 29 को या 30th को न्यू मून, या फिर 14 15 16 को फुल मून। तो क्योंकि हमारे कुछ महीने 30 दिन के होते हैं, कुछ महीने 31 दिन के होते हैं, कुछ फरवरी 28 भी होता है, 29 भी होता है, इसलिए ये इसकी कुछ कंडीशंस होती है, इसके फेजेस होते हैं, ठीक है। अब हम कुछ बात करेंगे मिशंस की, इसे मैं रफ कर देता हूं, हमारे फेजेस वाला पार्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे मून के कुछ मिशंस के बारे में, कुछ मिशंस। देखिए सबसे फेमस मिशन जो है वो अपोलो 11 का है। अपोलो 11 जब सबसे पहले मनुष्य ने चांद पर अपना कदम रखा था, अपोलो 11 1969, ये ईयर 21 जुलाई ये डेट, और 1969 वो ईयर चांद पर पहुंचने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन सबसे पहले 2 व्यक्ति बने। और जिन्होंने सबसे पहला कदम रखा था वो कौन थे? वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और जिस जगह पर वो कदम रखा गया था, वहां पर मैंने बताया था कि बहुत सारे क्रेटर्स हैं मून पर, और जिस जगह पर वो कदम रखा गया था वो ट्रैंक्विलिटी क्रेटर था। ट्रैंक्विलिटी क्रेटर पर वो कदम रखा गया था, और उनके कदम रखने के बाद उस जगह को बोल दिया गया था सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, मतलब शांति का सागर, ठीक है। वहां पर जहां पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहला अपना कदम रखा, देखिए अपोलो 11, अपोलो 11 1969 21 जुलाई, याद रखना 1969, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन, ये 2 सबसे पहले वहां पे पहुंचे थे, सबसे पहले पहुंचे थे वहां पे। और जहां पर ये उतरे थे, जहां पर ये लैंड किए थे, लैंडिंग पोजीशन वो क्या थी? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, मतलब शांति का सागर, इसे नाम दिया गया था सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जहां पर सबसे पहले इन्होंने कदम रखा था। ध्यान रखना ये क्रेटर है, ये भी एक क्रेटर है, जो मैंने आपको बताया था अभी वीडियो में थोड़ी देर पहले, ये क्रेटर है जहां पर इन्होंने अपना सबसे पहले कदम रखा था। और मैंने सिग्निफिकेंस भी बताया था कि ये क्या लेके गए थे? रिगोलिथ अपने साथ। क्या लेके गए थे ये? रिगोलिथ, जो क्या थी? मून की सरफेस की सोयल, डिसइंटीग्रेटेड सोयल, जिसे वे अपने साथ लेके गए थे। जो रिगोलिथ एक डस्ट थी, रिगोलिथ को अपने साथ लेके गए थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट मिशन है इसका, याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं हम अभी 23 अगस्त को, 23 अगस्त 2023 मून पर लैंड करने वाला, वो भी मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला, दुनिया का, विश्व का सबसे पहला मिशन जो इंडिया ने, इसरो ने मून पर भेजा, चंद्रयान 3, जो चंद्रमा के उस पोल पर पहुंचा जहां पर कोई रोशनी नहीं है, और सिर्फ वहां पर आइसी आइस है, जिसका टेम्परेचर -272 डिग्री, जिसका टेम्परेचर इतना ज्यादा माइनस में रहता है।
वहां पर वो पहुंचा, वहां पर। ठीक है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे, चंद्रयान 3 के बारे में। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं। मिशंस फ्रॉम इंडिया, भारत की तरफ से जाने वाले सभी मिशन कौन कौन से हैं देखिए। चंद्रयान 1, बात करते हैं चंद्रयान 1। हम बात करेंगे सबसे पहले मिशन चंद्रयान 1 की। चंद्रयान 1 ये गया था 2008 में, बेसिकली ये 2008 में गया था चंद्रयान 1। ठीक है, लेकिन 2009 में कम्युनिकेशन खत्म होने की वजह से इसे बंद कर दिया गया। फेल्ड मिशन था ये भी हमारा, फेल्ड, ये भी फेल्ड मिशन था हमारा, फेल्ड मिशन, ध्यान रखना। एंडेड इन 2009 बिकॉज ऑफ लॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना, कम्युनिकेशन के खत्म होने की वजह से ये बंद कर दिया गया था चंद्रयान 1। बात आती है चंद्रयान 2 की। चंद्रयान 2 चंद्रयान 2 को भेजा गया था 2019 में भेजा गया था इसे। लेकिन ये तभी के तभी ये खत्म हो गया था, क्योंकि इसकी जो लैंडिंग थी वो सॉफ्ट नहीं हो पाई थी, और रोवर और लैंडर दोनों एक दूसरे का साथ नहीं दे पाए थे, दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पाए थे, वे दोनों एक दूसरे का साथ सही से नहीं दे पाए, जिससे उनकी लैंडिंग में उनके जो लैंडर था उसके जो लेग्स थे, कुछ लेग्स खराब हो गए थे और वो इधर उधर चला गया था। ये फेल्योर मिशन था, ये भी फेल्योर मिशन था। इसमें लैंडर कौन था? इसमें लैंडर विक्रम था, विक्रम और प्रज्ञान। रोवर कौन था जो एक्सप्लोर करता है? रोवर कौन था? वो था प्रज्ञान। ये एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर पाए थे, साथ के साथ ही तभी के तभी जैसे वहां पर पहुंचा मून पर, जैसे लैंडिंग की, तभी इनका कम्युनिकेशन खत्म हो गया था। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग ना होने की वजह से, बिकॉज नो सॉफ्ट लैंडिंग, नो सॉफ्ट लैंडिंग, नो सॉफ्ट लैंडिंग। ठीक है, तो इस वजह से ये मिशन भी हमारा फेल हो गया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट मिशन, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मिशन चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 देखिए, एग्जाम में 100% आएगा जो मैं इसमें बताने वाला हूं चंद्रयान 3 में। चंद्रयान 3 एग्जाम में 100% आएगा। क्या क्या आएगा देख लेते हैं। हमारा इंडिया का 3rd मिशन चंद्रयान 3 सक्सेसफुल मिशन, सक्सेसफुल मिशन, सक्सेसफुल मिशन है ये, ध्यान रखना, सक्सेसफुल मिशन चंद्रयान 3। और फर्स्ट मिशन, साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला मिशन, साउथ पोल पर, ध्यान रखना। अभी तक साउथ पोल पर कोई भी कंट्री नहीं पहुंचे, बहुत कंट्रीज ने अटेम्प्ट किए, बहुत कंट्रीज ने, लेकिन वे साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाए। जितने नियर हम हैं, जितने नियर हम हैं, इतने नियर साउथ पोल पर कोई नहीं पहुंच पाया। ये सबसे इंपॉर्टेंट मिशन है साउथ पोल पर। फर्स्ट मिशन, फर्स्ट मिशन ऑन लूनर्स, लूनर्स साउथ पोल, ध्यान रखना, लूनर्स साउथ पोल पहला मिशन है ये। लूनर के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला मिशन। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कब कब चला, कब ऑर्बिट में पहुंचा और कब उसने लैंडिंग की, पूरा बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं कि ये 23 अगस्त को
23 अगस्त 2023 को लैंड कर गया था। ध्यान रखना, ये मैं अभी बताता हूँ, आगे बताऊंगा मैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। इसके साथ ही ये सबसे ये सबसे पहला मिशन बन गया साउथ पोल पर पहुंचने वाला। क्योंकि साउथ पोल पर क्यों? ये कैसा रीजन है जो कभी भी आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं करा। साउथ पोल, a region has never been explored before, has never been explored before। कभी भी किसी ने ध्यान रखना, कभी कोई यहां पे पहुंचा नहीं, किसी ने नहीं किया। इससे पहले चांद पर पहुंचने वाली कौन कौन सी कंट्री थी? चांद पर पहुंचने वाली कंट्री यूएसए, सोवियत यूनियन, जिसे अब हम रशिया भी कह सकते हैं, रशिया, चाइना और अब इंडिया। अब कौन सी कंट्री है? इंडिया, भारत चौथी कंट्री है। चौथी कंट्री के साथ पहली कंट्री साउथ पोल पर, तो ये अब चौथी कंट्री इंडिया बन चुका है। इसरो ने वो काम करके दिखाया जो आज तक विश्व के सिर्फ 4 देश ही कर पाए, और भारत से पहले केवल 3 देश ही कर पाए, वो इंडिया ने करके दिखाया है। देखिए, चौथी कंट्री इंडिया अब बन गया है। ठीक है, अब साउथ पोल का क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, साउथ पोल का सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। साउथ पोल का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ साउथ पोल, देखिए कुछ चीजें ऐसी है जो इसमें मैं बताने वाला हूं आपको। साउथ पोल बेसिकली, साउथ पोल जो है परमानेंटली शेडोड रीजन है। परमानेंटली शेडोड क्योंकि हमें पता है कि जो मून है, वो 58 डिग्री मून, देखिए ये मून है, अगर ये मून है और ये इसका मून का जो एक्सिस है वो ये है मून का एक्सिस। मून 58 डिग्री ये मान लीजिए 58 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इसका जो साउथ पोल है, ये पोल जो है इसका, ये वाला, ये परमानेंटली शेडोड है। परमानेंटली शेडोड साउथ पोल, परमानेंटली शेडोड रीजन। ध्यान रखना, परमानेंटली शेडोड रीजन हमेशा ये छिपा, इस पे कोई रोशनी नहीं है, हमेशा अंधेरे में रहता है। ये रीजन हमेशा परमानेंटली अंधेरे में रहता है। और ये रीजन रिच सोर्स ऑफ वाटर आइस और अदर एलिमेंट्स, ये रीजन जो है रिच सोर्स ऑफ वाटर आइस एंड अदर मिनरल्स। ध्यान रखना, मैं मिनरल्स की बात कर रहा हूं, जो कि उसने खोज के निकाला। सल्फर बताया उसने, चंद्रयान 3 ने अभी खोजा और बताया कि वहां पर सल्फर है। और कब बताया? वो कौन सी डेट में बताया? उसने बताया वो जब वो 23 अगस्त को लैंड कर गया, 24 अगस्त को रोवर ने अपना काम स्टार्ट कर दिया एक्सप्लोरेशन, और 30 अगस्त को उसने कंफर्म कर दिया, 30 अगस्त को, उसके 6 दिन बाद ही, कि साउथ पोल पर सल्फर है। ठीक है ना? अब यहां का जो टेम्परेचर है, क्योंकि ये शेडोड रीजन है और बहुत ही ठंडा है, यहां का जो टेम्परेचर मैक्सिमम जो जाता है -230 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। यहां का टेम्परेचर -230 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, अब हम पूरा का पूरा चंद्रयान 3 का प्रोसेस देखेंगे। बताता हूं कि कैसे वो पहुंचा, लैंड किया, कहां पे लैंड किया, किस एग्जैक्ट पोजीशन पे लैंड किया जो एग्जाम में आ सकती है और आएगी 100%। पूरा प्रोसेस अभी बताता हूं मैं आपको, एक एक डेट के साथ बताऊंगा, हर तारीख के साथ बताऊंगा, कौन सी तारीख पे कहां पे था हमारा चंद्रयान 3 और कौन सी तारीख पे कहां पे गया।
पूरा बताऊंगा प्रोसेस, ध्यान से देखिए। चंद्रयान 3 इंडिया का बहुत बड़ा मिशन है, क्योंकि इससे पूरा विश्व आज इंडिया की तरफ देख रहा है। देखिए, सबसे पहले 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे स्पेस के लिए छोड़ा जाता है। इस मिशन को लॉन्च किया जाता है। जुलाई, ध्यान रखना 2023 को ये क्या किया जाता है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये मिशन लॉन्च किया जाता है। पहला स्टेप आता है, लॉन्च किया जाता है इसे मिशन को। फिर 5 अगस्त ये लूनर ऑर्बिट में पहुंच जाता है। 5 अगस्त को मिशन 2023 ये कहां पहुंच जाता है, लूनर ऑर्बिट, मतलब कि चंद्रमा के ऑर्बिट में। लूनर ऑर्बिट में अब ये एंटर कर जाता है। अब ये उसके यहां से अर्थ से लॉन्च किया और ये चंद्रमा घूम रहा है तो उसके ऑर्बिट में अब ये एंटर कर गया। देखिए, जैसे ये यहां पे है, ये अब यहां पे चंद्रमा, तो इसके ऑर्बिट में यहां पे ये ऑर्बिट में एंटर कर जाता है। ठीक है ना, ये चंद्रमा है हमारा, इसके ऑर्बिट में अब ये एंटर कर जाता है 5 अगस्त को। ठीक है, अब 5 अगस्त के बाद बात आती है 23 अगस्त की, जब लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है साउथ पोल पर। और कहां होती है, मैंजिनस सी और सिंपलियस एन क्रेटर पर। सिंपलियस एन क्रेटर, देखिए 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग ऑन साउथ पोल पर ऑफ द मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग होती है। लेकिन साउथ पोल पर तो सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है, अब वे जगह तो हो, जैसे अपोलो 11 कहां लैंड किया था, ट्रैंक्विलिटी क्रेटर पर। जो ट्रैंक्विलिटी क्रेटर है वहां पे लैंड किया। अब ये कहां पे लैंड किया, ये नियरेस्ट पॉइंट जो अर्थ से भी कभी कभी दिखाई देता है, उस क्रेटर पे। कौन कौन से क्रेटर है, मैंजिनस क्रेटर। देखिए, क्रेटर के नाम कहां याद रखना, मैंजिनस क्रेटर, ध्यान रखना, मैंजिनस क्रेटर। और दूसरा सिंपेलियस एन, ध्यान रखना, मैंजिनस सी क्रेटर, याद रखना। दूसरा कहां पे, सिंपीलियस एन, याद रखना, क्रेटर। ये हमारे लैंडर की पोजीशन थी, जहां वो उस दिन लैंड किया था। अब क्योंकि लैंडर विक्रम था और रोवर हमारा प्रज्ञान था, तो प्रज्ञान ने अगले दिन से ही बोले कि भैया अब हम अपने काम में लग जाते हैं। अब प्रज्ञान 24 तारीख से अपने काम में लग गया। 24 को उसने अपना एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर दिया। इट्स एक्सप्लोरेशन स्टार्टेड बाय प्रज्ञान। क्या है प्रज्ञान, रोवर। प्रज्ञान क्या है हमारा, रोवर। उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया 24 तारीख से। और दोस्तों 30
30 तारीख को प्रज्ञान ने हमें बता दिया कि साउथ पोल पर सल्फर के पैचेज है, सल्फर है, वहां पे सल्फर के कुछ फ्रेगमेंट्स है। ये 30 अगस्त को। देखिए 30 अगस्त प्रज्ञान फाउंड फ्रेगमेंट्स ऑफ सल्फर, ध्यान रखना, सल्फर ऑन साउथ पोल, ध्यान रखना। उसने बता दिया हमें कि कुछ सल्फर के भी फ्रेगमेंट्स है। अब एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें बनती है वो क्या क्या हो सकती है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये आ सकते हैं कि कहां पे लैंड किया है, कहां पे लैंड किया है, किस एलिमेंट, स्टेटमेंट में किस एलिमेंट को सबसे पहले उसने एक्सप्लोर किया, सल्फर। कहां पे, यहां पे। कहां से लॉन्च हुआ, सतीश धवन, श्रीहरिकोटा। स्टेटमेंट में कितनी बार पूरा सीक्वेंस आ जाता है, पूरा क्रोनोलॉजी आ जाती है, पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी आ जाती है कि कैसे 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 कब क्या हुआ। तो ये हमारा चंद्रयान 3 था, जो विश्व में सबसे पहला मिशन था, जो साउथ पोल पर पहुंचा, वो भी नियरेस्ट पॉइंट पर साउथ पोल पर पहुंचा और दुनिया में हिंदुस्तान का, भारत का और इंडिया का नाम रोशन किया। दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।